हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इससे पहले वाले लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या होती है माइक्रोबायोलॉजी, क्या ब्रांचेस वगैरह, ठीक है, थोड़ा बहुत देखा था। और प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक जाना था। आज उसी बेसिक को थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएंगे कि कैसे क्या क्या डिस्कवर हुआ है ना, किसने डिस्कवर किया है। बहुत साइंटिस्टों ने मेहनत करी, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा दो लाइन जानना हमारा फर्ज बनता है। एग्जाम में भले ना आए, बट एज हम उन्होंने इतनी मेहनत करी होगी पूरे साल भर, बहुत कुछ ज़िंदगी लगा दी अपनी, ठीक है, तो उसके बारे में दो लाइनें हम समझ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पेपर में ऐसा इतना नहीं आता। एक टॉपिक है कोस्ट पोस्टुलेट, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना, एग्जाम में आ सकता है। बाकी मुझे लगता नहीं कि एमसीक्यू के अलावा कहीं भी आ सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो पहला नाम निकल के आता है यहाँ से एंटिनो फिलिप्स वॉन लीवनहॉइक, ठीक है। वॉन लीवनहॉइक नाम सुना होगा आप लोगों ने। पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था इन्होंने। क्या करा? पहला लिविंग सेल। पहली बात तो कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये ना एक सिंपल लेंस मेकर थे, चश्मे बनाने वाले थे। उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बना लिया। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसमें सिंगल लेंस यूज हो, ठीक है, वो एक लेंस मेकर थे। उन्होंने अपने आप खुद से, है ना, उन्होंने क्या बनाया? एक माइक्रोस्कोप बना लिया। अब जब उन्होंने उस टाइम का सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप बना लिया, तो यार उनको एक अलग दुनिया दिखने लगी, है ना। तो एनसीईआरटी वगैरह में छोटी क्लास 9th 10th में लिखा रहता है कि उन्होंने पॉन्ड से पानी निकाला और देखा, माइक्रोस्कोप में ला के देखा, तो उन्हें कुछ छोटे छोटे एनिमल मिले। तो उन्होंने क्या बोल दिया उसको? लिटिल एनिमल क्लूज, ठीक है, छोटे एनिमल मिले, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे, इन्होंने फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर बैक्टीरिया। तो जो सिंगल सेल डिस्कवर हुआ वो बैक्टीरिया था। वो लिविंग सेल डिस्कवर जो हुआ वो बैक्टीरिया था। अगर मैं सिंपल बोलूं आप लोगों से, पहला सेल किसने डिस्कवर करा? आप बोलोगे रॉबर्ट हुक। लेकिन पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर करा? आप बोलोगे एंटिनो फिलिप्स वॉन लीवनहॉइक, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो एक कॉर्क की थिन स्लाइस काट के देखा था, वो नॉन लिविंग था सेल डिस्कवर उन्होंने किया था, बट लिविंग सेल उन्होंने किया था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी क्या होता है? बैक्टीरिया भी आपका यूनिसेलुलर है, एक सेल वाला है। और डिस्कवरी किसने करी है बैक्टीरिया की? इन्होंने करी है, ठीक है। इन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बनाया। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आता है यहाँ पे एडवर्ड जिनर। तो एडवर्ड जिनर कहीं ना कहीं उन्होंने वैक्सीन बनाई। वैक्सीन कैसे बनाई? देखो मेरी बात समझो। एक खतरनाक बीमारी होती है आपकी स्मॉल पॉक्स। मतलब उस जमाने में स्मॉल पॉक्स जिसको हुआ उसको बहुत खतरनाक सिम्टम्स आएंगे, वो मर जाएगा, ठीक है। और एक इसका ही भाई था जो कम डेंजर है, काउपॉक्स। तो एडवर्ड जिनर ने नोटिस यह करा कि जो लोग मिल्क मैन है ना, जो दूधिया वगैरह हैं, उनको स्मॉल पॉक्स होता है और वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? स्मॉल पॉक्स तो बहुत खतरनाक बीमारी है। तो मिल्क मैन में, एक पॉपुलेशन में मिल्क मैन को स्मॉल पॉक्स हुआ, थोड़े बहुत सिम्टम है, लेकिन वो ठीक हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि मिल्क मैन कहीं ना कहीं एनिमल्स के आस, मतलब काऊ के पास रह रहे हैं, तो वहां से उनको पहले काउपॉक्स हो जाता है। तो उनकी बॉडी कुछ ना कुछ ऐसा बना लेती है कि इन फ्यूचर जब एक डेंजर वाला स्मॉल पॉक्स आएगा तो लड़ लेती है बॉडी। कॉमन सेंस जो वैक्सीन का आज फंडामेंटल यूज होता है कि सिंपल सा पहले एक अनहार्म्ड, है ना, अनहार्म्ड कोई चीज डाल दो, उससे हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी, और जब असली में युद्ध आएगा, असली में कोई चीज आएगी, तो हमारी बॉडी अवेयर होगी उसको लेके। ये तो प्रिंसिपल होता है। चलो ठीक है, पढ़ा है ना, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी, है ना, इम्यूनिटी, ओके। तो यही आपका प्रिंसिपल उन्होंने यूज किया था। ज्यादा मैं डिस्कवरी में नहीं जा रहा, मतलब पूरी कहानी है कि कैसे इन्होंने अपनी फैमिली के ऊपर, अपने ऊपर भी इंजेक्ट कर लिया, रिक्स लिया, बट हमें जानना नहीं है। बट सिंपल सा यही है कि इन्होंने पहली वैक्सीन खुद बनाई स्मॉल पॉक्स के ऊपर, ठीक है। क्या फंडामेंटल यूज करा इन्होंने कि एक काउ पॉक्स है जो कि कम लीथल है ना, कम डेंजरस है, तो पहले वो इंजेक्ट कर लो, तो बॉडी उसके खिलाफ क्या बना लेगी? एंटीबॉडी, मतलब बॉडी अलर्ट हो जाएगी। तब उसका भाई जो डेंजर है, यानी कि स्मॉल पॉक्स, जब वो आएगा तो हमारी बॉडी अवेयर होगी, हाँ यार हमें लड़ना आता है इसके खिलाफ, ठीक है। चलो अब आ जाओ लुईस पास्चर। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बी ने बोला जाता है, ठीक है। चलो मतलब चेंज होता रहता है, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन मैं एनसीईआरटी क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोलता है, पूर्व शास्त्री के हिसाब से ही मैं चल रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं क्लास 9th 10th को पढ़ाते रहता हूँ ना, तो एनसीईआरटी निकलता रहता है 9th 10th 11th 12th को भी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, चलो स्टार्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन। तो पहली कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट करी किसी खिलाफ, कोलेरा, एंथ्रेक्स एंड रेबिस, ठीक है। तो इसकी ट्रिक याद करो, CAR। तो इसके खिलाफ क्या बना? इन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट कराई है, ठीक है। CAR किसके खिलाफ? कोलेरा, एंथ्रेक्स एंड रेबिस, बीमारी के नाम है। इनके खिलाफ जो वैक्सीन लगाते हो आप, तो वो इन्होंने बनाई है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और आएगा, CAT, कैट, आगे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो
दूसरा क्या है, ही प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मतलब कि आपका जो खाना है, पैकेट वाला खाना है, वो खराब ना हो, उसके पीछे उन्होंने कैसे कैसे खराब ना हो, तो उन्होंने फर्मेंटेशन का इस्तेमाल किया। फर्मेंटेशन में क्या होता है, आपका कुछ गैसेस बनती हैं, कुछ अल्कोहल बनती है, कुछ एसिड बनता है, वो आपके बैक्टीरिया को, फंगस को मार देगा, जिससे खाना खराब नहीं होता है। फर्मेंटेशन में कुछ अल्कोहल, कुछ एसिड, कुछ गैस बनती है, जो कि आपके नॉर्मल जो कि बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, उनको मार देगा, जिससे कि आपका क्या नहीं होगा, जिससे आपका क्या नहीं होगा बताओ, जिससे आपका फूड खराब नहीं होगा। तो इसका इस्तेमाल उन्होंने किया था। तो प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन किसने दिया, आप बोलोगे लुईस पैस्चर, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द स्टरलाइजेशन टेक्निक्स, ये मतलब क्या होता है, हम पढ़ेंगे ऑटोक्लेव, हम पढ़ेंगे हॉट एयर ओवन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो ये कोई एक चीज है और इसके ऊपर बैक्टीरिया लगे हुए हैं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, अब पैरासाइट वगैरह लगे हुए हैं। अब मुझे ना इसको एकदम फ्री करना है, स्टरलाइज करना है, एकदम फ्री ऑफ एनी पैथोजन। तो मैं क्या करूंगा, एक मशीन डाल दूंगा, है ना, और वो मशीन कुछ काम करेगी और मेरा ये इसे बाहर निकालूंगा और इससे वो सही हो गया। तो ये क्या हुआ, स्टरलाइजेशन हुआ, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे चल के जब चैप्टर आएगा उस चीज का। तो ये टेक्निक कहीं ना कहीं उन्होंने बताई थी कि किसी भी चीज को हम कैसे स्टरलाइज कर सकते हैं। वेरियस मेथड भी होते हैं इसके, ठीक है, हम बात करेंगे। इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज, मतलब इससे पहले पता क्या लोग मानते थे, मतलब ऐसा बोलते थे कि बीमारी अपने आप हो गई, या पुराना पाप किया होगा ना, उसकी वजह से हो गया होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, बैड एयर की वजह से, है ना, गंदी हवा इस तरीके से हो गया होगा, वेपर, ऐसा नहीं होता। इन्होंने बोला कि यार ऐसा नहीं होता, इन्होंने होता है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, कि एयर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम जानते हैं बैक्टीरिया, फंगस वगैरह कोई है, उसकी वजह से बीमारी होती है। तो बीमारी अपने आप नहीं स्पॉन्टेनियस हो जाती है, जर्म से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, ठीक है। इन्होंने और बताया था लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट। अभी लिक्विड मीडिया क्या होता है और आगे पढ़ेंगे हम सॉलिड मीडिया। देखो डिफरेंस समझो, मीडिया मतलब जहां पे हम कुछ ग्रो करेंगे, क्या ग्रो करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, हमने अपनी बॉडी से निकाला कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे हमें ग्रो करना है, तो उसके लिए मीडिया यूज करते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। अब एक लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, नाम से क्लियर है, अगर वो मीडिया ये लिक्विड है और उसके ऊपर आपके बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, तो आप बोलोगे लिक्विड मीडिया। अगर ये मीडिया आपका एकदम सॉलिड है, ये एकदम सॉलिड है और उसके ऊपर ग्रो हो रहे हैं आपके ये बैक्टीरिया, तो बोलोगे सॉलिड मीडिया, है ना। सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे मीडिया को। तो लिक्विड मीडिया के बारे में किसने बताया यार, आपके लुईस पैस्चर ने बताया, ठीक है। चलो, अब एक फाउंडर ऑफ पैस्चर इंस्टीट्यूट पेरिस में है, नाम से क्लियर है, किसने बनाया होगा, फाउंडर कौन है, लुईस पैस्चर, ठीक है। आपका मेथड ऑफ पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पैकेट वाला दूध पीते हैं ना हम लोग, सब लोग देखते हैं, तो वो क्यों नहीं खराब होता, बिकॉज ये टेक्निक यूज करी थी पैस्चराइजेशन। तो ये भी हम पढ़ेंगे, बट अभी आप सुन लो उसमें होता क्या है, सिंपल सा, हम कुछ 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं मिल्क को फॉर 30 मिनट और उसके बाद उसे ठंडा करते हैं और पैक कर देते हैं। कुछ ऐसा होता है, हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट पैस्चराइजेशन में यही होता है, ठीक है। तो ये कुछ 7 कंट्रीब्यूशन मैंने बताए, ये आपको याद होने चाहिए, साथ ना याद हो, मोटा मोटा आइडिया हो कि अगर मैं पूछूं आपसे लिक्विड मीडिया किसने बोला, तो आप पैस्चर का नाम बोलो, ठीक है। आप सीधे याद हो जाएगा, है ना, स्पॉन्टेनियस, प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन, पैस्चराइजेशन, और ये 3 वैक्सीन आपकी CAR, कोलेरा, एथ्रेक्स एंड आपका क्या हो गया, रेबिस की वैक्सीन भी इन्होंने डेवलपमेंट करी, ठीक है। अब छोटे मोटे यार एक साइंटिस्ट, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन इंडीड बहुत बड़ा है इनका, बट ज्यादा कुछ नहीं, हमें नाम याद करना है और हल्का हल्का अगर MCQ में आ गए तो याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे जोसेफ लिस्टर ने क्या करा, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। देखो उस टाइम पे क्या देखा गया, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा, तो मैंने क्या बोला, उस टाइम पे क्या देखा गया कि यार पोस्ट ऑपरेटिव, ये एक इंसान है, उसका कोई ऑपरेशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ वो ठीक है, लेकिन उसका इन्फेक्शन हो रहा है उसको। ऐसा क्यों, क्योंकि यार जो आप सर्जिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हो ना, वो इन्फेक्टेड है ना, और जो आप वाउंड क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हो, उस चोट को, कोई भी घाव है उसे हटाने के लिए कर रहे हो, तो वो भी इन्फेक्टेड चीजें हो रही है, वहां पे इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो जो आप कर रहे हो वो तो ठीक हो गया, बट आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो इन्होंने बोला यार कि डाइल्यूट कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करिए, डिसइंफेक्टेंट है ये। आप अगर कोई भी, है ना, कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट, पहले इससे डिसइंफेक्ट कर लो उसको। तो आपके देखा आपने, जब ऐसा किया आपने, तो आपने देखा यार हाँ यार बात तो सही कही इन्होंने, और आपके चांसेस और जो केसेस थे पोस्ट इन्फेक्शन आने के, ऑपरेशन के बाद आने वाले इन्फेक्शन के, वो भी कम हो गए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बहुत सिंपल से कॉमन सेंस, ओके। पॉल एरलिच, फादर ऑफ कीमोथेरेपी, है ना, इन्होंने क्या बोलते हैं, एक बीमारी होती है सिफिलिस,
है ना, उसके खिलाफ पहली बार कोई दवा बनाई थी इस टाइप से, कीमोथेरेपी। फादर ऑफ कीमोथेरेपी कौन है? पॉल एहरलिच, ठीक है। और एक नाम और याद कर लो यार, अभी आपको समझ नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा। एक होता है एसिड फास्ट नेचर, एसिड फास्ट नेचर, ट्यूबरकल का, टीबी वाले बैक्टीरिया का याद कर लो, उनके पास एसिड फास्ट नेचर होता है। तो ये किसने बताया? इन्होंने बताया, ठीक है। अभी हम इसको जड इंस्टेंट पढ़ेंगे जब बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से। और यहाँ पे क्या आया? अर्नेस्ट रुस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बच्चा बच्चा जानता है, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन नाम सुना ही होगा, है ना। ये क्या लिखा है? प्रोनाउंसिएशन यार मे भी गलत हो सकती है, स्पेलिंग ट्राई करूंगा ना हो गलत, क्योंकि नोट्स हैं ये, बट मे भी हो भी सकती है गलत, ठीक है। तो ओके, इग्नाज सेमी ल्यूइस जो भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन, हाथ धोने की इंपॉर्टेंस बताई इन्होंने, ठीक है। और ये सारी छोटी कंट्रीब्यूशन है इनका। आगे देखते हैं यार, यहाँ से नाम से क्लियर है, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे हम लोग यार, पता होगा ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। और आपका कैरी का पीसीआर, ठीक है। और आपका जिलबर्ट एंड सेंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, आप देखोगे प्राइमर लगाते हैं, फिर वो रेडियो एक्टिव होता है, वो थोड़ा सा लाइट को इमिट करेगा, तो पता लगा लेंगे हम, मेथड ऑफ डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए, ठीक है। एक होते हैं ट्रांसपून, ट्रांसपून क्या होते हैं? कुछ जेनेटिक सेगमेंट जो अपनी पोजीशन चेंज करना जानते हैं, डीएनए है उसकी पोजीशन चेंज करना जानते हैं, ठीक है। तो वो किसने बताया? ये बारबरा जो भी है, ये आपके कुछ साइंटिस्ट थे यार, ये कुछ छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन थे, पता होना चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाली है वो है कोश पॉस्टुलेट और कोश के कंट्रीब्यूशन, ये आपको एज इट इज स्टेप्स पे याद होने चाहिए, कोई भी इफ एंड बट नहीं चलेगा, ठीक है। आप बोलो क्या मुझे याद है पिछले वाले? हाँ, मैं दिमाग लगाऊंगा तो हो जाएंगे, बट मैं इतना फोकस नहीं करता कि मुझे याद ही हो वो सारे के सारे, ठीक है। बट हाँ, स्टार्ट करें रोबर्ट कोच। तो ये कुछ इनका लाइफ स्पान हो गया। ओके, कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं पहले। तो क्या हुआ, इन्होंने डिस्कवर्ड करे कुछ बैक्टीरिया लाइक एंथ्रेक्स, टीबी वाला बैक्टीरिया, कोलेरा। तो ट्रिक बनाए इसकी भी, तो CAT कैट, और वहां पे क्या था? CAR कार, ये आपकी वैक्सीन के लिए था, और ये बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई है इनकी। ये आपका लुईस पैस्चर ने किया था, और ये आपका रॉबर्ट कोच ने किया, ठीक है। क्या है यहाँ पे? C फॉर कोलेरा वाला, कोलेरा बेसिलाई, बेसिलाई क्या होता है? रॉड लाइक, अभी देखेंगे, है ना। A फॉर एंथ्रेक्स और T फॉर ट्यूबरकल बेसिलाई। तो डिस्कवरी किसने करी यार? इन्होंने करी, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस सॉलिड मीडिया, पेस्टर ने क्या किया था? लिक्विड मीडिया। क्या होता है सॉलिड मीडिया? बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं लेकिन सॉलिड मीडिया है। सॉलिड करने के लिए किसी मीडिया को मैं अगर यूज करता हूं, कोई मीडिया है, लिक्विड है, कुछ है, मुझे उसे सॉलिड करना है, तो मैं अगर को एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज करता हूं। आगे हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे कल्चर मीडिया, ठीक है। हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी इन्होंने यूज मतलब बताया। क्या होता है ये? देखो इसमें होता कुछ नहीं है यार, हम किसी की ना मोटिलिटी चेक करते हैं। मोटिलिटी की मतलब एक आपने स्लाइड ली, वो ऐसी स्लाइड है ना। नॉर्मली कैसी होती है स्लाइड? ऐसी होती है प्लेन, लेकिन ये स्लाइड ऐसी है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है यार, आप ना एक स्लाइड बनाओगे और उसमें बैक्टीरिया के स्पेसिमेन वगैरह करके स्लिप लगा के लगा दोगे और उसे घुमाओगे, ठीक है, ऐसे उल्टा कर दोगे, ठीक है। और फिर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको दिखेगी मोटिलिटी। आप किसी भी फ्लैजिला वगैरह से होती है तो हैंगिंग ड्रॉप मोटिलिटी हम पढ़ेंगे, कोलेरा वगैरह में हम देखेंगे, डार्टलिंग मोटिलिटी, बहुत कुछ देखेंगे, तो वहां पे होता है। अभी एक नाम है, जस्ट याद कर लो। मैं बता रहा हूँ आपसे, हम पढ़ रहे हैं अभी जनरल माइक्रो, तो इसमें बहुत चीजें ऐसी होंगी यार, ट्रस्ट मी, कि आपको याद करनी पड़ेंगी कि वहां होती है, यहाँ होती है। बट जैसे जैसे आप चीजों में आगे जाओ, जैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी यार हमने, आप बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम पढ़ा था, आपको सारे एंजाइम नहीं पता थे, बट एज यू गो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े और वापस घूम के जब एंजाइम पे आए तो आपको सारे एंजाइम पता चल गए, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर होने वाला है कुछ ना कुछ, ठीक है। इंट्रोड्यूस स्टेनिंग टेक्निक, एक बैक्टीरिया है उसे मैं नहीं देख सकता हूँ, तो उसके ऊपर मैंने कुछ डाल दिया, लाइक मिथाइलिन ब्लू डाल दिया, जिससे कॉन्ट्रास्ट बन गया, वो ब्लू हो गए और बाकी सब अलग कलर का हो गया, तो मैं माइक्रोस्कोप से देख सकता हूँ। तो ये टेक्निक भी किसने बताई यार? आपकी रॉबर्ट कोच ने बताई। आप क्या है यहाँ पे, ही आल्सो इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ आइसोलेशन बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। तो प्योर कल्चर में ग्रो कर, पहले बात तो देखो कल्चर क्या होता है। कल्चर वो चीज जहां पे कोई बैक्टीरिया ग्रो करेगा, हम आर्टिफिशियली हम उसको ग्रो कराएंगे, ठीक है। और प्योर कल्चर क्या, कि एक ऐसा कल्चर जहां पे सिर्फ एक स्पीसीज, एक ही जेनेटिक ग्रुप के लोग ग्रो, मतलब कि एक बैक्टीरिया ही ग्रो करे। माइक ये है तो सिर्फ एक जैसे लोग, ये देखो येलो 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 येलो, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग बैक्टीरिया की स्पीसीज ग्रो कर रही है, नहीं, है ना, सेम लोग,
ग्रो कर रहा है, तो प्योर कल्चर हो गया। कल्चर माने ग्रो करना, प्योर मतलब सिंगल स्पीसीज। ओके चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, आते हैं कोष पॉस्टुलेट के ऊपर। आज थोड़ा गले में दर्द हो रहा है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आराम आराम से, ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे, कोष पॉस्टुलेट पे आते हैं, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है कोष पॉस्टुलेट, मेरी बात समझना, कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैंने बोला यार एक टाइफाइड है, टाइफाइड किससे होता है, आप बोलोगे साल्मोनेला टाइफी, ये तो पता ही होगा सबको। तो साल्मोनेला टाइफी से हो रहा है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। तो कैसे डिसाइड होता है, तो कोई सामने क्या बोला कि यार मैं 4 क्राइटेरिया दे रहा हूं, तो जो भी ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो वो उस बीमारी का पॉजिटिव एजेंट होगा, है ना। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी है, तो ये चारों के चारे क्राइटेरिया जो पढ़ाने वाला हूं आपको, वो फुलफिल होने ही चाहिए जब भी वो पॉजिटिव एजेंट बनाया उस बीमारी का। तो यहां पे मैंने कुछ बुकिश लैंग्वेज लिखी है, फिर मैंने उसको सिंपल वे में यहां पे लिखा है, और फिर उसकी मैंने कुछ लिमिटेशन लिखी है कि सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लिमिटेशन भी होती है, ठीक है। चलो बात करते हैं। अब मैंने क्या बोला, मेरी बात समझो। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड, कलर थोड़ा चेंज करते हैं ना। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ द डिसीज। मतलब ये कहने वाली बात इतनी सी है कि जो इंसान, इनके हिसाब से जो इंसान डिसीज वाला होगा तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला होना ही चाहिए, और जो हेल्दी होगा उसके अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब पहला पॉइंट यहां पे समझो दोबारा से, द सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। लाइक मुझे शक है यार टाइफाइड का ना, यार ये साल्मोनेला टाइफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका पॉजिटिव एजेंट हो सकता है। तो मैंने बोला कि जितने भी पेशेंट होंगे टाइफाइड वाले, उनके अंदर क्या मिलना चाहिए, हमको साल्मोनेला टाइफी मिलना चाहिए, और जो हेल्दी वाले हैं उनमें नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने सिंपल बोल दिया कि यार जो लीजन है, अरे कॉल आ गई थी, चलो कोई बात नहीं। कहां पे थे हम लोग, कि कोई भी आपका लीजन है, बीमारी है, तो उससे कॉन्स्टेंटली कौन एसोसिएट रहेगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर वो इन्फेक्टेड है। चलो वापस आप देखो, तो कोई भी आपका डिसीज वाला इंसान है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, और कोई भी हेल्दी इंसान है उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। बट इसका एक्सेप्शन भी यही जान लेते हैं पहले पॉइंट का। मान लो कोई एसिम्टोमेटिक कैरियर है, कि एक इंसान है वो हेल्दी है लेकिन बैक्टीरिया उसके अंदर है, सिम्टम नहीं शो हो रहे अभी लेकिन है अभी, ठीक है, बॉडी लड़ रही, कुछ भी हो रहा है, अभी एसिम्टोमेटिक है, ठीक है। तो आप बोलोगे यार हेल्दी भी है, बैक्टीरिया भी है, सिम्टम भी, तो एक्सेप्शन बनाइए इनके हिसाब से कि हेल्दी वाले के अंदर, हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होने चाहिए कोई बैक्टीरिया वगैरह, कोई वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ऐसा होता है। एसिम्टोमेटिक कैरियर जो होते हैं तो उनके अंदर बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता भी है और वो हेल्दी भी होते हैं उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। चलो अब सेकंड, अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मैं निकाल के आर्टिफिशियली मैं प्योर कल्चर में ग्रो कर सकूं। मतलब क्या बोल रहे हैं ये, इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन अ प्योर कल्चर। प्योर कल्चर मतलब एक ऐसा कल्चर जिसमें सिर्फ वही वाले बैक्टीरिया हो, ठीक है, फ्रॉम द लीजन ऑफ द डिसीज। मतलब यहां पे देखो, द सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रो इन अ प्योर कल्चर। तो मतलब अगर किसी में टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है, पहला पॉइंट। दूसरा, उसको हम निकाल के आर्टिफिशियली ग्रो भी कर सकते हैं। सही में आ रहा है। लेकिन ऐसे बहुत से हम बैक्टीरिया देखे जिन्हें हम कल्चर नहीं कर सकते, वो सेल के अंदर ही कल्चर हो सकते हैं, आर्टिफिशियली हम कल्चर नहीं कर सकते। यार वायरस भी उनमें से एग्जांपल है, वायरस को भी हम कल्चर नहीं कर सकते ऐसे मीडिया में, वो सेल के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मायोबैक्टीरियम लेप्रे, ट्रिपोनीमा पैलिडियम सिफिलिस करता है, इंपॉर्टेंट बीमारी है एक, है ना। लेप्रे लेप्रोसी करता है, वायरसेस हो गया, है ना, रिकिशिया हो गया, कैलमेडिया हो गया, ये सब आपके आर्टिफिशियल मीडिया में, कल्चर में इसे आप ग्रो नहीं कर सकते हो। तो ये एक्सेप्शन बता रहा हूं मैं साथ साथ, फर्स्ट पॉइंट का ये एक्सेप्शन, सेकंड पॉइंट की ये एक्सेप्शन। थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं, पहला पॉइंट याद करो, किसी व्यक्ति को बीमारी है तो वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलना चाहिए, पक्का मिलना चाहिए। सेकंड पॉइंट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाल के हमें कल्चर भी करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, जो हमने कल्चर किया अगर मैं उसको लेबोरेटरी एनिमल, एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल में डालूं तो वो एनिमल भी सिम्टम शो करे, वो एनिमल भी बीमार पड़े। समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बोला। तो यहां पे क्या हुआ, द सेम डिसीज मस्ट रिजल्ट व्हेन द, मतलब वही इनटू अ सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल में डाला गया। अगर सिंपल बातों में समझा जाए, द सेम डिसीज मस्ट रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म, मतलब ये वाला जो ऑर्गेनिज्म जो मैंने प्योर कल्चर में ग्रो किया है उसको मैंने हेल्दी सस्पेक्टेबल होस्ट में डाला, एक लेबोरेटरी एनिमल में डाला। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन क्या है यार, क्या हो गया, हाँ,
क्या लैक ऑफ एप्रोप्रिएट, लाइक एक बीमारी है बहुत खतरनाक हो गया, गोनेरिया वगैरह है ना, बहुत खतरनाक बीमारी है, तो एक अनएथिकल हो जाएगा यार कि हम किसी भी एनिमल में, ह्यूमन में ये इन्फेक्ट करें, एक हेल्दी में हम क्यों इन्फेक्ट करें, इतनी खतरनाक बीमारी है ये, तो क्यों इन्फेक्ट करें हम, तो अनएथिकल नहीं करते हम चीज़ों को। तो कोई भी एनिमल मॉडल नहीं है किसके लिए, निजीरिया गोनेरिया के लिए कोई एनिमल मॉडल नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटल मॉडल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये बहुत डेंजर बीमारी हो गई, मतलब क्या बोल सकते हैं, डेंजर इन द सेंस है ना, इसका मतलब खतरनाक बीमारी है, तो इसका कोई एनिमल मॉडल नहीं है, बिकॉज अगर होगा तो वो अनएथिकल होगा वो, तो इसलिए हम निजीरिया गोनेरिया को भी हम क्या नहीं कर पाते, थर्ड पॉइंट फुलफिल नहीं कर पाते, कोई एनिमल मॉडल ही नहीं है। छोटी मोटी बीमारी है उसके लिए तो एनिमल मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट खतरनाक बीमारियों के लिए आपका एनिमल मॉडल भी नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ फोर्थ पॉइंट ही लिखा होगा मैंने। फोर्थ पॉइंट ये बोल रहे हैं, पहला पॉइंट रिवाइज करो वापस से, स्टार्टिंग पहला पॉइंट क्या था कि जो बीमारी होगी उससे एसोसिएटेड उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाल के कल्चर कर लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट, उस कल्चर से एक एनिमल मॉडल को इन्फेक्ट करेंगे तो एनिमल मॉडल में बीमारी आनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, उस एनिमल मॉडल से जो मैं बैक्टीरिया निकालूंगा, वायरस निकालूंगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकालूंगा, उसे फिर से कल्चर कर लेना चाहिए। सिंपल, सेकंड पॉइंट जैसा ही है कि जो आपका लेबोरेटरी एनिमल था, एक्सपेरिमेंटल एनिमल था, उससे निकाल के मैं रीएसिमुलेट कर लूं प्योर कल्चर के अंदर। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट निकाल, बहुत आसान। एक्सेप्शन क्या क्या पता चल गए ना आप लोगों को, ये एक्सेप्शन आ गया मायोबैक्टीरियम लेप्रिया, ट्रिपोनियम पैलिडियम, निजीरिया गोनेरिया, है ना, क्यों मैंने बता दिया, इनका एनिमल मॉडल नहीं है और इनको हम कल्चर नहीं कर सकते हैं। अब पता है फिफ्थ, ये चार आपके पॉस्टुलेट थे, फिफ्थ पॉइंट और ऐड करा गया इसके अंदर कि देखो ऐसा तो नहीं है कि मैं यार हर किसी में टाइफाइड का बैक्टीरिया डालूंगा तो हर कोई इन्फेक्शन दिखाएगा, हर कोई सिम्टम दिखाएगा, नहीं, किसी की बॉडी लड़ लेती है ना, क्यों, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। तो उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है आपसे, थर्ड पॉइंट ये बोलता है ना कि जब मैं एक बैक्टीरिया को, वायरस को किसी दूसरे हेल्दी में डालूंगा तो वो सिम्टम शो करेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी क्या पता अच्छी रही हो तो वो लड़ लेगी, तो वहां पे क्या रहेगा आपका, क्या पता उसके अंदर एंटीबॉडी बनी हो। तो अगर मुझे एंटीबॉडी भी मिल जाती हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ तो भी ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिम्टम शो हो। फिफ्थ क्राइटेरिया क्या बोलता है, एंटीबॉडी टू द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अगर मिल जाती है पेशेंट के अंदर, सीरम के अंदर, तो भी ठीक है वो बात। ठीक है, यही चार पॉइंट थे, आपको समझाया मैंने। अगर आपको ना समझ में आया हो, क्योंकि मैं वीडियोस अभी बना रहा हूं, अभी आपका जनवरी चल रहा है, 10 तारीख है आज, ठीक है, वीडियोस में कब डालूंगा मुझे पता नहीं, तो इन फ्यूचर जब भी ये वीडियोस आप तक पहुंचेंगी, आपको टॉपिक समझ ना आए तो आपका फर्ज बनता है मुझे बात करने का, मुझसे बताने का, है ना, कैसे भी करके मुझे इन्फॉर्म करने, कमेंट करके इन्फॉर्म करके किसी तरीके से, है ना, वो आप लोग करोगे, क्योंकि हर बार चीज़ें समझा देना पॉसिबल नहीं होता है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि चीज़ों को कितना सिंपल रख सकूं, बट आप भी जानते हो माइक्रो सब्जेक्ट थोड़ा रटने वाला है, लेकिन समझते हुए चलेंगे और जब कंप्लीट हो जाएगा ना हम समझ में आ जाएगा सब कुछ। स्टार्टिंग में लग रहा होगा थोड़ा रटने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह पढ़ेंगे, नोट्स आपके ऑलमोस्ट तैयार हैं। चलो रिकॉर्ड करते हैं इसको, ठीक है, ओके वाइस, ठीक है, थैंक यू, बाय।